मैं शीशपाल चालिया, प्रधान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार एवं वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष मंडल हरियाणा प्रदेश चमार महासम्मेलन आयोजन समिति हरियाणा, मैं आज आपको 23 नवंबर 2025 को हिसार में होने जा रहे चमार महासम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इस संबंध में 31 अगस्त 2025 को जींद की गुरु रविदास धर्मशाला में हरियाणा प्रदेश की गुरु रविदास सभाएं, डॉक्टर BR अम्बेडकर सभाओं की एक ज्वाइंट मीटिंग जींद में संपन्न हुई थी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 23 नवंबर 2025 को हिसार में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन समाज का आयोजित किया जाए। इस सम्मेलन की तैयारियां सभी जिलों में हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपने अपने स्तर पर ज़ोर शोर से लगी हुई है और समाज के लोगों का इस सम्मेलन के प्रति काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सम्मेलन के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं मैंने भी कई जिलों का दौरा किया है, जिसमें रोहतक, कैथल, कालका पिंजौर और अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट ये पूरा किया जा चुका है और आने वाले दिनों में पानीपत, कुरुक्षेत्र और भिवानी, जींद, सरसा और फतेहाबाद ये ज़िले भी आने वाले समय में मैं कवर करूँगा। इस सम्मेलन का जब प्रचार करने के लिए हम जिलों में जा रहे हैं तो गुरु रविदास के अनुयायियों में इस सम्मेलन के प्रति काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है और उनके जोश को देखते हुए हमारा ये जो छात्रावास है ये जगह कम पड़ती नज़र आ रही है। इसके लिए हमने नई अनाज मंडी है बगल में ही, उसमें काफ़ी बड़ा खुला ग्राउंड है, उसकी परमिशन के लिए जिला प्रशासन से हमने पत्र व्यवहार किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उसकी परमिशन हमें मिल जाएगी। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है वो समस्त रविदासिया समाज को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां पनप रही है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और हरियाणा सरकार ने जो आरक्षण नीति बनाई है और इस आरक्षण नीति के जरिए चमार समाज को जो दरकिनारे करने की हरियाणा की बीजेपी सरकार कर रही है उसका षड्यंत्र हम इस महासम्मेलन के माध्यम से करेंगे और लोगों को इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। 2020-21 में जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी हरियाणा में, तब एक विधेयक हरियाणा विधानसभा में आरक्षण विधेयक 2020-21 पास किया गया था। इस विधेयक के अंदर 10% आरक्षण BSC समाज को और 10% आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट समाज को दिया गया था, परंतु सरकार ने इसमें चालाकी क्या की कि DSC समाज की तो जातियों का एनेक्सर अधिसूचना के साथ लगा दिया 36 जात का, परंतु SC समाज का एनेक्सर जो हम जिसमें OSC आती है उसका एनेक्सर इस अधिसूचना के साथ नहीं लगाया। उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि जो OSC समाज के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी जैसे DSC समाज की है, हमारे 10% के हिस्से में DSC समाज भी एज ए कॉमन शेड्यूल्ड कास्ट होने के नाते वो भी बराबर एडमिशन आज तक लेते रहे हैं। इस तरह से हम ये कहें कि हमें तो सिर्फ एजुकेशन के अंदर 10% की बजाय 5% ही आरक्षण मिल रहा है। ये चीज़ें हमने काफ़ी सरकार को पत्राचार भी किया है, सरकार को टाइम टू टाइम हमने सचेत भी किया है, परंतु सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और मात्र 5% में हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। इसी तरह से 2024 के अंदर नायब सैनी सरकार ने जो नौकरियों में 20% आरक्षण में से 10% किया था, उसमें भी इन्होंने एक खेल बहुत ज़बरदस्त चमार समाज के साथ किया कि जो एक अकेली सिंगल पोस्ट जो रिजर्व है वो DSC समाज के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी और OSC समाज के लिए उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल पोस्ट है वो जनरल SC के लिए रहनी चाहिए, ताकि मेरिट के आधार पर अगर DSC का बच्चा
उसमें नौकरी पाता है तो उसको नौकरी मिले, और मेरिट के आधार पर अगर ओएससी समाज का बच्चा मेरिट लेके आता है तो उसको वो नौकरी मिले। अब सिंगल पोस्टों में अकेले डीएससी समाज के लिए वो रिजर्व कर दी। इसका मतलब क्या है कि तुम एक वर्ग विशेष के लिए 100% उस पोस्ट को 100% उसके लिए रिजर्व कर रहे हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ठीक नहीं है। और हमारे समाज को उसमें 40-45 साल तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक उधर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो ये बातें हम सरकार के सामने इनको रखना चाह रहे थे। और मैं खास करके जो दाखिले हो रहे हैं बच्चों के, जो हमने आरटीआई वगैरह लगाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में, तो उस आरटीआई के माध्यम से हमें ये मालूम हुआ कि जो दाखिलों में जो डीएससी के बच्चे जिनको सभी जात के आने चाहिए थे, उसमें 90-95% बच्चे अकेले धानक समाज के आ रहे हैं एडमिशनों में। और धानक समाज के साथ 3 या 4 ही कास्टें ऐसे हैं जिनका 1-1, 2-2 बच्चा ही एडमिशन ले पा रहे हैं। बाकी 30-32 जातों का तो एक भी बच्चा एडमिशन नहीं हो पा रहा उनका। तो अब आरक्षण जो डीएससी समाज का आरक्षण है वो कौन हड़प रहा है? और इसमें जो इनके मंत्री है डीएससी समाज के, कृष्ण बेदी, उसकी जुबान पे ताला क्यों लगा हुआ है? 32 जातों को रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। डीएससी समाज के अंदर सिर्फ धानक समाज के 90-95% बच्चे जब दाखिला ले रहे हैं, बाकी यहाँ तो 1-1, 2-2 ही आ रहे हैं। और 32 जात तो आज भी ऐसी है जिनका एक भी बच्चा नहीं आया। सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे, पता चल जाएगा कि किस समाज के कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। और मैं तो कृष्ण बेदी का एक बयान और आया था पिछले दिनों, मैं उसकी भी कड़ी आलोचना करता हूँ। उसने ये कहा कि हमारा समाज तो 3-4 महीने का सीजन, हम तो डेरू बजाई काम चला लेंगे। क्या कृष्ण बेदी ने ये जो वर्गीकरण किया था, ये अपने समाज को डेरू बजाने के लिए किया था? मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। डेरू आरक्षण का वर्गीकरण करने के बावजूद भी समाज से डेरू बजवाना, इससे और घटिया मानसिकता क्या हो सकती है? क्यों नहीं इनके बच्चों को पढ़ाने के, उनको नौकरियां दिलाने के लिए प्रयास करें? आज नगर निगम में सफाई कर्मचारी, हजारों सफाई कर्मचारी मजबूरी में डीसी रेट पे काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रेगुलर करवाए उनको। वो सारा दिन धूप के अंदर, बारिश के अंदर, मौसम खराब होने के बावजूद भी जब सफाई कर्मचारी सफाई करते करते अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, तो उनको रेगुलर क्यों नहीं करवा रहा है? उनको पक्का करवाए और आगे से ये नीति बनाए कि सफाई कर्मचारी हमेशा ही रेगुलर भर्ती किए जाएंगे, डीसी रेट पर भर्ती नहीं करेंगे। तब हम मानेंगे कि वो समाज का सच्चा हितैषी है। इसी तरह से वर्ष 1994 से लेकर के 2007 तक हरियाणा में वर्गीकरण की नीति रही। एडमिशनों में भी रही, रिक्रूटमेंट में भी रही। एडमिशनों में नहीं रही, रिक्रूटमेंट में रही। इस दौरान मैंने एक आरटीआई चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में लगाई थी। उस आरटीआई से जो खुलासा हुआ, आप यकीन करके मानिए कि डीएससी समाज के अंदर 36 जातियां शामिल हैं। उन 36 जातियों में 20 जातियां ऐसी है जिनका एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आया। और ओएससी समाज के अंदर जो 15 जातियां शामिल की थी, उसमें 8 जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी बच्चा सरकारी सर्विस में नहीं आया। एक्चुअल में जो डिप्राइव्ड जो लोग हैं, डिप्राइव्ड तो जो वो 20 जातियां डीएससी समाज की जिनका एक भी बच्चा नहीं आया, और 8 जातियां जो ओएससी समाज की हैं, वास्तव में डिप्राइव्ड तो वो हैं। उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। आज भी हम उस हक में है कि उनको आरक्षण मिले, वर्गीकरण करें। वर्गीकरण 2 हिस्से में क्यों किया? 3 हिस्सों में करो, 4 हिस्सों में करो, आबादी के हिसाब से करो। चमार समाज इसके लिए तैयार है। ये क्या मतलब हुआ कि प्री पार्टी के तहत इनको अलग कर दो और इनको अलग कर दो, और उसमें भी 90-95% एक ही समाज के बच्चे आ रहे हो? ये वर्गीकरण थोड़ी ना हुआ। और वर्गीकरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायतें जारी की थी, उन पर किसी एक पे भी अमल नहीं हुआ। एससी कमीशन हरियाणा ने बंद कमरे में बैठ करके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जो रिपोर्ट बन के आई उस पर साइन करके दे दिए सरकार को, डीएससी वो वर्गीकरण लागू हो गया। ये कोई वर्गीकरण लागू करने का है? आंकड़े इकट्ठी करती सरकार, एम्प्लॉइज का डाटा इकट्ठा करती, आबादी का डाटा इकट्ठा करती, बैकवर्डनेस के कारण जानना चाहती,
कि बैकवर्डनेस का इनमें एजुकेशन में बैकवर्डनेस क्यों है डीएससी समाज की, उन सभी पहलुओं पर विचार करके और जो वास्तव में ही डिप्राइव्ड है उनको आरक्षण देते। उनको हो सकता है 1-2% फालतू भी देना पड़ता तो वो भी दे देते, परंतु ऐसा किया नहीं सरकार ने। अब आगे मैं अपने रविदास समाज के सभी युवाओं से अपील करूंगा कि यह महासम्मेलन जो है उनके भविष्य को लेकर के है। उनके एडमिशन सरकारी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में हो नहीं रहे हैं, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियां उनके लिए है नहीं। नौकरियों का रास्ता, जब एजुकेशन का ही रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है तो एजुकेशन नौकरियों का रास्ता तो ऑटोमेटिक बंद हो गया है। मैं अपने युवाओं साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि अब टाइम है, गांव-गांव की गली-गली में निकल जाइए और इस महासम्मेलन का निमंत्रण जो है वो हर व्यक्ति को दें और अनुरोध करें गांव में जाकर के, हर घर में, चाहे शहर का घर हो चाहे गांव का घर हो, हर घर से एक अपील करें कि एक मेंबर इस सम्मेलन के अंदर हर हालत में इसमें शामिल हो, ताकि हम सरकार को बताएं कि सरकार की पॉलिसियों का हम खुलासा कर सकें और किस तरह से समाज की उपेक्षा हरियाणा की बीजेपी सरकार कर रही है ये हम लोगों के सामने रख सकें। मैं एक थोड़ा सा आबादी का डाटे के हिसाब से मैं एक छोटी सी सूचना आप लोगों के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि जो सरकार के डाटे हैं, जो 2011 की सेंसिस है और कर्मचारियों का डाटा है सरकार की 2017 की एक चिट्ठी है जो सेक्रेटरी बैकवर्ड क्लास कमीशन को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिखी गई थी, उसमें कर्मचारियों का डाटा बताया गया था। उस डाटे का जब हमने परसेंटेज निकाला आबादी के आधार पे, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी सर्विसेज में ओएससी समाज की वो 1.17 है। हम आबादी के हिसाब से हमने 1.17 पोस्टों पे अपने हमारे समाज के लोगों की नौकरियां मिली, जबकि डीएससी समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन 3.01, 1.19 और 1.95, 11.84, 4.41 और 4.31, 8.19 इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन उनका सरकारी, क्योंकि आबादी उनकी कम है, कर्मचारियों की संख्या उनकी ज़्यादा है, तो आबादी के आधार पर अगर हम उनका परसेंटेज निकालते हैं तो ये परसेंटेज बैठता है और वो सरकार ने डिप्राइव्ड घोषित कर रखे हैं। जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है 50% से भी 0.50% से कम है, वास्तव में डिप्राइव्ड वो है, उनकी डिप्राइव्ड की सूची बननी चाहिए थी, परंतु सरकार ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ये सूची जारी की, जिसपे चमार समाज का एतराज़ है कि इनका जब प्रतिनिधित्व तो सरकारी सर्विसेज में इनकी आबादी के हिसाब से कहीं ज़्यादा है तो फिर इनको डिप्राइव्ड में शामिल क्यों किया गया। ये हमारा इसमें उल्लेख है। ये चिट्ठियाँ हमने सरकार को, चीफ मुख्यमंत्री को भी इनको जो पिछले साल नवंबर 2024 में हमने लिखी थी, जिसका कोई अभी तक कोई सरकार का जवाब नहीं आया है। इसी तरह से जो एक्ट बनाया गया था 2020-21 के अंदर, उस एक्ट के अंदर भी ये प्रोविज़न डाला गया था कि इस एक्ट की हर 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी। 2020-21 में ये कानून बनया था, 5 साल पूरे हो चुके हैं कानून बने हुए, सरकार ने उसकी समीक्षा क्यों नहीं की। उसकी समीक्षा करती सरकार और उस एडमिशन से सरकार के पास सारे डाटे हैं ईयर वाइज कि किस फैकल्टी के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ और किस किस कास्ट के बच्चों का एडमिशन हुआ, उसका आकलन करे सरकार। और जो अपनी आबादी से कहीं अधिक जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं उनको उस डिप्राइव्ड की सूची से बाहर करें, और जिनका बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ इस दौरान वो क्यों नहीं हुआ, उनके कारणों पर जाए सरकार। 20 जातियां डीएससी समाज की ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया, जिनका एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जिस सरकार इस बात पे गैर विचार करे कि उन जातियों के बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं आ रहे हैं, पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके लिए अलग से क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही सरकार की तरफ से। सिर्फ चमार समाज को इग्नोर करने के लिए, समाज की उपेक्षा करने के लिए सारा का सारा जो शेड्यूल्ड कास्ट का हक है वो 4-5 जातियों को दे दिया इन्होंने ठा करके।
क्योंकि उन जातियों को इन्होंने प्रलोभन दिया चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले प्रलोभन में आकर के न उनका ये किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत क्लियर है कि कोई भी सरकार जो है राजनीतिक फायदे के लिए वर्गीकरण नहीं करेगी। और हरियाणा सरकार ने टोटली राजनीतिक फायदे के लिए वर्गीकरण किया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में इस बीजेपी सरकार को हम दिखाएंगे अपनी ताकत के माध्यम से कि अब चमार समाज अपनी उपेक्षा किसी भी कीमत पे सहन नहीं करेगा। आखिरी में चमार महासभा जो सम्मेलन जो हो रहा है, तो समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? समाज के लोगों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि उनके लिए अब करो और मरो की स्थिति बन चुकी है। अगर आज ये लोग खड़े नहीं हुए सरकार के खिलाफ, तो धीरे धीरे ये चमार समाज को आरक्षण के दायरे से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अभी पिछले ही दिनों एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है क्रीमी लेयर को लेकर के। डालने वाला कौन है? बैकवर्ड क्लास का है। बैकवर्ड क्लास के आदमी को शेड्यूल्ड कास्ट के क्रीमी लेयर से क्या मतलब है? ये सरकार की सोची समझी साजिश है, आरएसएस का एजेंडा है। ये किसी मर्जी के माध्यम से पेटिशन फाइल करवाओ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में अपने मन माफिक फैसले करवाओ, ये आरएसएस का एजेंडा है। अब आने वाले दिनों में क्रीमी लेयर अगर लागू हो गया तो वैसे तो क्रीमी लेयर से सभी को नुकसान होगा, उसमें बीएससी समाज को भी नुकसान होगा और ओएससी समाज को भी होगा। परंतु इसमें क्या करेंगे ये पॉलिटिशियन? खुद निकलेंगे। पॉलिटिशियन उसके दायरे में नहीं आएंगे। जब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें क्रीमी लेयर का थोड़ा सा जिक्र कर दिया था, तो सभी मेंबर पार्लियामेंट को 10 लग गए थे हरियाणा, जितने भी हरियाणा ये देश के हैं, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर पार्लियामेंट हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको 10 लग गए थे कि अब तुम आरक्षण के इस परिधि से बाहर निकल जाओगे। उन्होंने नहीं होने दिया, प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए, वो वहीं की वहीं रुक गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ। और जहां मीडियम वर्ग है, जिसका सिर्फ एकमात्र जरिया सरकारी नौकरी पैसा है, उसमें फूट डाल दी। हरियाणा में सबसे पहले लागू कर दिया ये चीज। इनके लिए लागू करो ना। वर्गीकरण करना है तो विधानसभा में करो, लोकसभा में करो। बीएससी समाज के उचित प्रतिनिधि तो वहां जाए, अपने समाज की बात वहां भी उठाए। वहां क्यों नहीं करते? क्रीमी लेयर वहां भी लागू करो। सबसे पहले तो क्रीमी लेयर लागू करना है तो विधानसभा और लोकसभा में करो, ताकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर विधानसभा के बनते आ रहे हैं, वो कम से कम एक साइड में हो, नए लोगों को मौका मिले। ये तो गुलाम है पार्टियों के जो अब तक बनते आ रहे हैं। कोई भी समाज की बात नहीं उठाता, सारी की सारी पार्टियों की गुलामी में लगे हुए हैं। क्यों? कि उनको फायदा हो रहा है। जिस दिन क्रीमी लेयर लागू हो गया पूरा का पूरा, इनको सबको नानी याद आ जाएगी। तो मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं अंत में कि 23 नवंबर 2025 को हिसार में बहुत बड़ा सम्मेलन है, पूरे हरियाणा का चमार समाज इकट्ठा होगा। इसमें कोई भी अगर समाज का एक भी व्यक्ति गैर हाजिर रहता है तो ये मान के चलो कि वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है संघर्ष में वो नील माना जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। गांव-गांव से कर्मचारियों का मैं एक अनुरोध करूंगा कि कर्मचारी जितने भी हैं वो गांव में साधन मुहैया करवाए। अपने समाज के लोगों को कहो कि साधन का किराया भाड़ा हम देंगे और हम सभी लोग इकट्ठे होकर के इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये सम्मेलन एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा पूरे हरियाणा में, ये ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।